फंडामेंटल क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिख देता हूं एक बार मैं बोर्ड पे ताकि लिखा हुआ रहे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हालांकि अब हम सॉल्यूशन के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स देखे होंगे। एक बार आप लेक्चर्स को पूरे अच्छे तरीके से देखते चलो ताकि एक अच्छी इमेज आपके सामने चैप्टर की बिल्डअप हो जाए। अगेन मैं फिर से कहूंगा, एनसीईआरटी जरूर रीड कर लें, लाइन टू लाइन यूज कर लें ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें एक्यूमुलेट हो जाए और एक चैप्टर की एक अच्छी इमेज तैयार हो जाए। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने कंप्लीट किया था वो था आइडियल और नॉन आइडियल और एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन को हमने अच्छी तरीके से क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। उसके ग्राफ एनालिसिस कर लिए थे, उसके सारे एग्जांपल्स को समझ लिया था। अब हम आज अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं। आप लोग तो जानते ही हैं, मैं जो भी स्टार्ट करता हूं एक सटीक एग्जांपल लेके स्टार्ट करता हूं ताकि आपको एक टॉपिक की अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है हमारा कि एक आदमी ने एक स्कूल को ओपन किया, है ना। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कूल? स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन, है ना। स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन। देखो सामने वाला बैठ के हंस रहा है, अरे ये कब हो गया भाई, स्कूल में तो खाली फीस वगैरह जाती है, एजुकेशन तो ट्यूशन क्लासेस वगैरह से ही मिलता है। ठीक है, चलो वो आपके सोचने की अपने ऊपर है। तो स्कूल क्या करता है, बच्चों को पढ़ने के लिए एक जगह प्रोवाइड करता है और उस जगह का नाम क्या होता है बताओ, सॉल्वेंट। मैंने बोला था ना लेक्चर नंबर फर्स्ट में, क्या जो किसी को रहने के लिए जगह दे रहा है वो क्या कहला रहा है आपका, सॉल्वेंट। तो स्कूल बच्चों को पढ़ने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, तो स्कूल क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट। समझ पा रहे हो तुम बारीकी से, है ना। तो अब स्कूल क्या हो गया आपका, बच्चों को पढ़ने के लिए जगह दे रहा है, बच्चे आके उसमें पढ़ रहे हैं, है ना। बेचारे स्कूल की इनकम कैसे बढ़ेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में आ रहे हैं बच्चे, है ना। तो बच्चे आ रहे हैं, इसका मतलब बच्चे सॉल्यूट हो गए जो उस जगह पे जाके रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? अब जब उस जगह पे जाके पढ़ रहे हैं तो बच्चे क्या हो गए, सॉल्यूट, और वो स्कूल क्या हो गया, सॉल्वेंट। और पूरा स्कूल बच्चों के साथ जोड़ दो तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन, है ना। क्या बन जाता है आपका, उसको जोड़ दो तो सॉल्यूशन बन जाता है। यानी कि सॉल्यूट हो गए बच्चे, है ना, और सॉल्वेंट स्कूल हो ही गया, दोनों मिलके क्या बन गए, सॉल्यूशन। तो एक ऐसा स्कूल जो केवल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि इनकम तो वहीं से आने वाली है। एक ऐसा स्कूल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है, स्टूडेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। मान लो दो दोस्त आए, दोनों आके एसोसिएशन हो गए, जुड़ गए, बैठे हैं जुड़ के एकदम, जहां जा रहे हैं साथ जा रहे हैं, दोनों आ रहे हैं साथ आ रहे हैं। अब मान लो बाहर दो दोस्त थे, स्कूल में आके उनकी दोस्ती टूट गई, अलग अलग हो गए। अलग अलग होने का मतलब डिसोसिएशन, जुड़ने का मतलब एसोसिएशन। ये नेचर है किसका, सॉल्यूट का। तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फिर से बोलता हूं, डिसोसिएशन एसोसिएशन पे प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं कर रही है। डिपेंड किस पे कर रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे। तो एक ऐसा स्कूल जो केवल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता हो, उसके नेचर पे डिपेंड ना करता हो, तो वैसे स्कूल को क्या बोल रहे हैं हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वापस आते हैं एक्चुअल डेफिनेशन पे। तो एक ऐसा सॉल्यूशन, फिर से बोलता हूं मैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे सारे सॉल्यूशंस को जो हम पढ़ते हैं वो किसके अंदर पढ़ते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके सबको, है ना। तो कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में है और कितना हमें पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है 4, है ना। तो पहला पढ़ना है हमें, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पहला पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। दूसरे नंबर पे पढ़ना है, बताओ क्या, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा दूसरा टॉपिक है, ठीक है। थर्ड नंबर पे बताओ क्या पढ़ना है, वेरी गुड। थर्ड नंबर पे पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और लास्ट हमें पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड फोर्थ नंबर पे ऑस्मोटिक क्या, प्रेशर। तो ये 4 सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये केवल नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। कौन कौन से? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे मैं प्यार से RLVP कहूंगा। R का मतलब रिलेटिव, L का मतलब लोअरिंग, V का मतलब वेपर, P का मतलब क्या? प्रेशर। दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ूंगा। तीसरा क्या पढ़ाऊंगा बताओ? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर। दीज आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब एक बोर्ड का एक MCQ बताता हूं आपको, यही लगे हाथ बता देता हूं, ठीक है, ताकि क्या हो, यहीं पर चीजें समझ में आ जाएं आपको। समझो ध्यान से, अगर एग्जाम में आया MCQ में कि कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, तो आपको क्या करना है? RLVP पे टिक करना है। अगर वेपर प्रेशर ऑप्शन में होगा तो मैं आपको बता दूं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये सब है या नहीं है ये हम आगे पढ़ेंगे, बट पेपर में आपको क्या टिक करना है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। उसी तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, किसके तरफ? RLVP के तरफ। पहला कॉलिगेटिव आज प्रॉपर्टी हम लोग खत्म करेंगे, कौन सा? RLVP। उसके बाद उस पे 2-3 न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है। पहले थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, फिर न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हमारा आज का पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं बहुत ही आसान तरीके से, है ना। तो मैं इसको एक वही वापस बीकर से उठाता हूं, ठीक है, और समझाता हूं। ये हमारे प्योर सॉल्वेंट है। कैसा है आपका? प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो भी मैं सॉल्यूट यूज करूंगा, पहली चीज, जो भी मैं सॉल्यूट यूज करूंगा वो आपका नॉन वॉलेटाइल होगा। नॉन वॉलेटाइल समझ में आ गया ना? जो इवोपोरेट नहीं होगा और वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। जब वेपर्स में इसके मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो वेपर प्रेशर सॉल्यूट का इस केस में क्या रहने वाला है? 0। हाँ, जब मैं आइडियल नॉन आइडियल पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि दोनों लिक्विड कैसे हैं? वॉलेटाइल। बट यहाँ पर मैंने सॉल्यूट को कैसा रखा है? नॉन वॉलेटाइल। और दूसरे वो कैसे होंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल पहले इलेक्ट्रोलाइट का लेता हूं, NaCl। NaCl को आप पानी में डालोगे तो Na+ में टूटेगा, Cl- में, तो चार्जेस में सेपरेट हो गए, तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे मैंने एसिटिक एसिड को डाला, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, कुछ तो याद करने में बैठ गए, है ना? CH3COOH। इसको पानी में डालूंगा तो CH3COO नेगेटिव और H+ में टूट जाएगा, तो ये भी आयंस में टूट रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। बट जब मैं यूरिया, NH2CO NH2 फॉर्मूला होता है यूरिया का, इसको अगर मैं पानी में डालता हूं तो यूरिया रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने डाला C6H12O6, ये ग्लूकोज है, इसको वाटर में डाल रहा हूं, बात समझ में आ गई? इसको डाल रहा हूं यूरिया को, तो ये आयंस में पर्टिकुलर नहीं टूट रहे हैं, तो ये बेसिकली कैसे हो गए? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या क्या होना चाहिए सॉल्यूट की खास बात कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए? पहला क्या कि नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। दूसरा कैसा होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हालांकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और जब क्वेश्चंस को रीड करोगे, देखना वहां पर मेंशन होगा, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि ये वर्ड्स मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो प्योर सॉल्वेंट लिया हमने, है ना। प्योर सॉल्वेंट कैसा था आपका? वॉलेटाइल। पहली चीज, प्योर सॉल्वेंट कैसा था? वॉलेटाइल। ठीक है, अब यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होंगे। वेरी गुड, ऊपर से लगा देते हैं इसको, ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो वेपर फेज में जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है इसका प्रेशर होगा, है ना। और इसका प्रेशर कितना होगा? P0, क्या मान ले बताऊं? S मान लेते हैं, तो ये डेट इज कॉल्ड क्या बताओ? प्योर वेपर प्रेशर, है ना, किसका? ऑफ
सॉल्वेंट का। ठीक है, क्लियर होगी बात यहां तक? तो पी नॉट एस समझ में आ गया क्या होता है? गुड। तो लेट मैं इसका प्रेशर मान लेता हूं, अपने तरफ से मान रहा हूं एजम्पशन। पी नॉट एस की वैल्यू कितनी मान लूं मैं? मान लेता हूं 4 atm। कितना मान लेता हूं? 4 atm। ठीक है, अपने तरफ से माना है, पहले बता देता हूं। क्लियर? अब इसमें मैंने क्या किया, इसको मैंने पी नॉट एस बोल दिया, चलो, है ना। तो पी नॉट एस से ना प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो चलो ठीक है, मैं इसको P1 कर देता हूं। एनसीईआरटी की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, पी नॉट 1 मतलब लिक्विड 1। क्लियर? वो जो कि कैसा है? वॉलेटाइल है। अब मैंने इसमें क्या किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। जैसे नॉन, क्या बोला था मैंने? नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पर मैंने ये नंबर 2 हो गया, इसको क्या मान लिया? 2। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। वेरी गुड, समझ में आ गई यहां तक बात? मजा आ रहा है? अब यहां पर इसमें जब मैं इसको ऐड करूंगा, ठीक है, तो यहां पर ये सरफेस पे देखो, ये तो वेपर्स हो गए, वेपर्स कह रहा हूं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हो गए, और यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गए। ये डार्क से कर देता हूं। ठीक है, बीकर तो उतना ही था, उतना बड़ा ये भी था, उतना बड़ा बीकर ये भी था। यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गए। तो अब यहां पर देखो, इसके वेपर प्रेशर तो होगा नहीं क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर फेज में जाएगा नहीं, तो 2 वेपर फेज में नहीं जाएगा। शाबाश, क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? एकदम मस्त। अब यहां पर ये जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ये कहां पहुंच गए? वेपर फेज में। बात समझ में आ गई? तो अब बताओ तुम जरा सोच के कि यहां तो पूरा सरफेस पे खाली वॉलेटाइल लिक्विड था, सारे जा रहे थे, प्रेशर था। यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो गया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होने से मॉलिक्यूल्स कम वेपर फेज में जा रहे हैं सॉल्वेंट के, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाइयों बहनों, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो अब लेट मान लेता हूं इसको P। तो P मेरा क्या है यहां पर? P1 मान लेता हूं क्योंकि सॉल्वेंट का ही होगा, P2 तो होगा नहीं। वेरी गुड। तो P1 क्या होगा बताओ? वेपर प्रेशर, है ना। सर पीछे तो आप पार्शियल प्रेशर यूज कर रहे थे, पार्शियल वेपर प्रेशर, यहां वेपर प्रेशर ही बोल रहे हो, क्यों ऐसा? हाँ, समझ गए तुम लोग, है ना। क्या समझ गए बताओ? वेरी गुड। क्या समझे बताओ? क्योंकि यहां पर 2 नहीं है जिसमें मैं पार्शियल प्रेशर यूज करूं, यहां पर सिर्फ एक ही तो रह गया, वो भी कौन? 1 के मॉलिक्यूल्स, इसीलिए सिंपल P1 से डिनोट किया है। पिछले बार क्या था, वहां पर 2 लिक्विड थे, 1 भी था 2 भी था, इसीलिए पार्शियल वेपर प्रेशर यूज कर रहा था। यहां पर केवल क्या यूज करूंगा? वेपर प्रेशर, क्योंकि एक ही सॉल्वेंट है, एक ही वॉलेटाइल है, इसीलिए। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में क्या क्या जुड़ गया आपका? सॉल्यूट भी जुड़ गया ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये P1। तो P1 की वैल्यू कितनी मान लेते हैं? 3.5 atm। 3.5 atm। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ। तो प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ ना। वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम। तो जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है? कम। तो कितना कम हुआ? 0.5 हुआ, है ना। 4 में से 3.5 जाएंगे, है ना, तो कितना बचेगा? 0.5। तो 0.5 हुआ, दैट इज कॉल्ड, पहले इसका मतलब समझो, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग प्रेशर। ये प्रेशर कम हुआ। और ये प्रेशर कम क्यों हुआ? क्योंकि मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया था, इसीलिए ये प्रेशर क्या हुआ? कम। अब इसी को हमने लोअरिंग प्रेशर बोला। तो क्या किया मैंने यहां पर? ध्यान से देखो, तो 4 में से मैंने कितने को हटाया? 3.5, दैट इज कॉल्ड डेल्टा P। डेल्टा P क्या होगा आपका बताओ? P नॉट S माइनस P1, और S लिख रहा हूं मैं यहां पर, P नॉट 1 माइनस P1। P नॉट 1 प्योर का था, 1 किसका था? जब मैंने सॉल्यूशन की बात करी थी, ये प्योर सॉल्वेंट में प्रेशर, और ये सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का प्रेशर जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया तब। ठीक है, तो वेरी गुड। कितना हुआ ये बताओ? 4 माइनस 3.5 यानी कि 0.5 लोअर हुआ। तो डेल्टा P क्या है? लोअरिंग है। इतना वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम। तो सर हम टॉपिक तो रिलेटिव लोअरिंग पढ़ रहे हैं, है ना, यही बात है। अब तो रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है कि प्योर जो हमारा सॉल्वेंट था उसके रिस्पेक्ट में कितना लोअर हो गया, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कितना लोअर
हो गया, डेट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर? डेल्टा पी अपॉन, वेरी गुड, पी नॉट 1। और डेल्टा पी क्या होता है हमारा, बताओ? पी नॉट 1 माइनस पी वन अपॉन पी नॉट 1, दैट इज कॉल्ड RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आ गया समझ में? ओके, तो एक बार फिर से बता देता हूं, एकदम सम अप कर देता हूं, ताकि इसके बाद हम डेरिवेशंस की तरफ बढ़ जाएं। डेरिवेशंस का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, उसी से न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है? जब हमारा प्योर सॉल्वेंट था, उसका वेपर प्रेशर था एकदम धिनचैक, समझ में आ रहा है एकदम? तो क्या कितना था? P नॉट 1, P नॉट 1। जब मैंने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को क्या किया? ऐड किया, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज। तो वो जितना डिक्रीज हुआ उसे लोअरिंग प्रेशर हमने बोला, तो डेल्टा P इक्वल्स टू क्या? P नॉट 1 माइनस P1। तो इतना ये लोअर हुआ था 0.5। तो ये ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में कितना लोअर हुआ? डेट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब किसी से रिलेट तो करें हम लोग, तो किससे कर रहे हैं? ओरिजिनल से, मतलब प्योर सॉल्वेंट से। तो इसका मतलब RLVP का फॉर्मूला हो गया क्या? P नॉट 1 माइनस P1 अपॉन P नॉट 1। ओके, तो अब इसके न्यूमेरिकल को बनाने के लिए जो हमें फाइनल फॉर्मूला चाहिए उसके तरफ बढ़ते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके, हाँ, तो फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं RLVP का, है ना, ताकि हम एक अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स का परफॉर्म कर सकें। तो क्या था बताओ RLVP का फॉर्मूला? P नॉट 1, P नॉट 1 समझ गए होगे अब तो यार, अब तो इतनी देर से देख रहे हो, है ना? P नॉट 1 किसका? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का। P1 सॉल्यूशन का प्रेशर, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर, P नॉट 1। हालांकि मेरे को आदत हो चुकी है 2-3 बार बताने की। मैं 2-3 बार बताता इसलिए यूं कि आपको 2-3 बार सुनने के बाद ना एकदम से दिमाग में क्या हो जाए? बैठ जाए। सिंपल सी साइकोलॉजी है ये टीचिंग की। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ, तो ये इसीलिए बताया जाता है आपको, क्योंकि अब होता क्या है, ऑफलाइन क्लास जब मैं पढ़ाता हूँ, है ना, तो उसमें बच्चों को मैं बार बार बुलवाता हूँ इन चीज़ों को, तो उससे क्या होता है उनके दिमाग में बैठ जाता है। अब ऑनलाइन में क्या है, अगर मैं एक ही बार बोल दूँ तो बस तुम सुन लोगे, लेकिन अगर एक ही चीज़ 2-3 बार आपके दिमाग में चली जाएगी तो क्या होता है, पढ़ने में आसानी हो जाती है, फिर चीज़ें याद रह जाती हैं, है ना? कि 4 बार उन्होंने बोला था इस बात को और मैंने सुनी नहीं थी ध्यान से, अब भी सुन लो। तो बताओ, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? रॉल्स लॉ। वेरी गुड, है ना? जिसने रॉल्स लॉ नहीं पढ़ा वो पीछे जाके पढ़ सकता है लेक्चर्स में, ठीक है? हालांकि मैं बता देता हूं। बताओ क्या था आपका? 1 भी था और 2 था। 2 नॉन वोलेटाइल था तो वो वेपर फेज में नहीं जाएगा, सारे 1s रहेंगे, है ना? 2 की वैल्यू तो कुछ रहेगी ही नहीं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो अगर मैंने P1 इजैक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, अगर X1 का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका सरफेस से मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, वेपर फेज में ज्यादा जाएंगे, प्रेशर भी क्या करेंगे? ज्यादा एक्सर्ट करेंगे, ठीक है? तो P1 भी क्या होगा फिर? ज्यादा। तो P1 का प्रोपोर्शन साइन हटा था, क्या आया था? P नॉट 1 X1 आया था। क्या यहाँ तक बात तो एकदम क्लियर थी, है ना? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ X1 किसका मोल फ्रैक्शन है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, बताओ भाई साहब, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? कौन से फेज में? लिक्विड, वेपर की बात नहीं कर रहा मैं, लिक्विड फेज में, सही है। X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? सॉल्यूट, है ना, इन लिक्विड फेज। क्लियर है? तो X2 यहां पर लिक्विड फेज में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो, वैसे भी वो वेपर में जाएंगे नहीं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? ये 2 बातें आपको क्लियर है। एक चीज और इसमें यूज करा दूं, X1 प्लस X2 का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1, है ना? ये तो आप जानते ही हो। अब यहां आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या कह लो, ऐसे ही कह लो। तो P नॉट 1, यहां पर मैंने क्या लिखा? X1 अपॉन P नॉट 1, ये आ गया, ठीक है? बताओ क्या कॉमन है? P नॉट 1 कॉमन है, 1 माइनस क्या बचा? X1 अपॉन P नॉट 1, P नॉट से P नॉट गया, ठीक है? तो यहां लिख देता हूं, क्या बचा यहां पर? P नॉट 1, P1 अपॉन P नॉट 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस X1। तो बताओ 1 माइनस X1 क्या होगा? X2 इक्वल्स टू क्या? 1 माइनस X1। वेरी गुड। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? X2 क्या आ जाएगा? 1 माइनस X1 है ना, तो 1 माइनस X1 की जगह पे क्या लिखेंगे? X2। तो ये हो गया आपका X2, ये एक फॉर्मूला हो गया,
है ना, जिसपे आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो सॉल्यूट का तो भी काम बन जाएगा। दूसरा देखो, तो P01 माइनस P1 अपॉन P01 याद है कैसे निकालते थे, N2 अपॉन N1 प्लस N2। बताओ N2 किसके मोल्स, सॉल्यूट के, N1 किसके मोल्स, सॉल्वेंट के मोल्स। तो ये एक हमारा फॉर्मूला हो गया इजी सा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि है ना, कहां बता दिया जाए, तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा देखो, अब फॉर डिल्यूट सॉल्यूशन, मतलब डिल्यूट सॉल्यूशन का कहने का मतलब क्या हो गया बताना, पानी बहुत ज्यादा है या सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो N1 के मोल्स बहुत ज्यादा ग्रेटर होंगे किसके, N2 के, N2 से, ठीक है। तो अब इसका मतलब अगर मैं यहां से N1 कॉमन ले लूं, हालांकि बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, ध्यान से देखो, N1 मैंने कॉमन ले लिया, बच्चा क्या 1 प्लस N2 अपॉन N1। मैं इस पोर्शन को समझा रहा हूं, नीचे वाले को N1, तो ये बहुत ज्यादा, ये बहुत कम है, तो टेंस टू 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो नीचे केवल क्या बचेगा, N1, ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। एक फॉर्मूला ये हो गया। लेकिन कब वैलिड है, जब सॉल्यूशन आपका कैसा हो, डिल्यूट। हालांकि डिल्यूट सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आप उन्हीं को कैरी ऑन करके रखोगे, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, P01 P1 ये हो गया, है ना, N2 अपॉन N1, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए। और दूसरा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिसके बेसिस पर हम एक दो न्यूमेरिकल्स आज करेंगे, है ना। देखो तो बहुत सिंपल है, बताओ N2 कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। स्मॉल m मेरा गिवन मास है जो क्वेश्चन में दिया रहता है, मोलर मास आपको हर मॉलिक्यूल्स का निकालना पड़ेगा, या तो क्वेश्चंस में गिवंस होते हैं या तो आप निकालो बैठ के, ठीक है। और इतनी प्रैक्टिस तो कर ही लो भाई कि याद ही हो जाए, है ना। जैसे ग्लूकोज का 180 हो गया, सुक्रोज का 342 हो गया, यूरिया का 60 हो गया, ये सब बातें ना करते करते आ जाती हैं। और N1 बताओ कितना होगा, M1 अपॉन M1, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, खत्म फॉर्मूला। P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल्स टू M2 अपॉन M2, और N1 की जगह मैंने क्या लिखा, M1, और ऊपर कहाँ चला जाएगा आपका M1, ठीक है। ओके, ये आ गया समझ में। तो ये फॉर्मूला हो गया, है ना। हालांकि ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, एनसीईआरटी क्या करता है कि P01 P1 अपॉन P01 इसको W बोल देता है, ताकि आप 2m से कंफ्यूज ना हो। तो बहुत सिंपल, W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू M1, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा बिल्कुल कि W2 मास ऑफ सॉल्यूट है, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट है, M2 मोलर मास है सॉल्यूट का, M1 मोलर मास है किसका, सॉल्वेंट का, P01 प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, P1 जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तब सॉल्यूशन में कितना प्रेशर है, P0 क्या, P0 क्या हो गया वापस सॉल्वेंट का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RLVP, है ना। आ गया समझ में। तो यहां तक हम इस RLVP को खत्म कर चुके हैं, है ना। बहुत ही सिंपल है, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल ऐड करोगे तो आपका वेपर प्रेशर कम होगा। तो प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कितना कम हुआ, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो बढ़ते हैं, ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, है ना। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल से फिर एक थोड़ा सा आज का टफ न्यूमेरिकल करेंगे जो बोर्ड्स में बहुत पूछा जाता है, 3rd नंबर वाला जो कराऊंगा मैं, बात समझ में आ गई। तो पहले एक एलिमेंट्री क्वेश्चंस, फिर एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, बात समझ में आ गई, और एक थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चंस, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। कुछ फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप न्यूमेरिकल बनाते समय इस फॉर्मूले को यहाँ पर देख सकें क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो एक हो गया P01 माइनस P1 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 अपॉन P01। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब सॉल्यूशन आपका कंसंट्रेटेड हो। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए तब। फिर सेकंड फॉर्मूला P01 माइनस P1 अपॉन P01 N2 अपॉन N1, ये तब यूज करेंगे जब सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, डिल्यूट। डिल्यूट मतलब वेरी गुड, सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। और मस्त सबसे लास्ट मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। क्या होगा बताओ, बहुत सिंपल, क्या पता था, W2 अपॉन M2 इंटू W1, ऊपर क्या आ जाएगा आपका M1, ठीक है।
ये फॉर्मूला इसी का एडवांस वर्जन है, ऐसे मान के चल लो। तो ये भी किसके लिए वैलिड है? डिल्यूट के लिए वैलिड है। ओके क्लियर? तो मैंने बताया था 3 क्वेश्चंस करेंगे आज। पहला तो एलिमेंट्री क्वेश्चंस होगा एकदम बेसिक, दूसरा न्यूमेरिकल होगा, तीसरा एक थोड़ा सा एनसीईआरटी का एक टफ न्यूमेरिकल लेंगे जो बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन फर्स्ट कि अगर यहां पर मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ये प्योर सॉल्वेंट है P01, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या किया, एक मोलैलिटी लिया, ये यहां पर एक मोलैलिटी मतलब समझ में आया ना, एक मोलैलिटी लिया और यहां पर मैंने क्या लिया, 2 मोलैलिटी लिया। हालांकि क्वेश्चन समझाने के लिए ऐसे है, तो 1 मोलैलिटी ग्लूकोज सॉल्यूशन, 2 मोलैलिटी ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब इसमें आपका पूछा जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। क्वेश्चन बताता हूं, रिलेटिव मतलब RLVP किसका ज्यादा होगा, कम नहीं पूछा मैंने, ज्यादा। अब इसको समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं इजी तरीके से। 1 मोलैलिटी ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज किसमें नहीं बोला गया, तो जिसका कोई नहीं होता उसका पानी होता है, वेरी गुड। तो सॉल्वेंट वाटर है, तो प्योर मान लेता हूं, प्योर में ऐसा था ये, ठीक है। इसमें भी वाटर, इसमें भी वाटर, तो इसमें 1 मोल ग्लूकोज डाला हुआ है, 1 मोलैलिटी। तो 1 मोलैलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था 1 मोल ग्लूकोज है 1 केजी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट वाटर है, अंडरस्टूड हो गया। इसका मतलब बताओ 2m का मतलब 2 मोल है सॉल्यूट का, सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज 1 केजी में। तो इसमें भी 1 केजी सॉल्वेंट है, इसमें भी 1 केजी सॉल्वेंट है ना। तो इसमें 1 मोल ग्लूकोज है, ग्लूकोज कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल, तो इसमें 1 मोल ग्लूकोज है। इसमें 2 मोल है तो थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं, है ना। प्योर ये रहा आपका प्रेशर। क्लियर होगी बात यहां तक? अब ध्यान से समझो, ठीक है। तो लेट मान लो मैं इसका 4 ATM, ऐसी शुरुआत की थी ना हमने, तो इसका 3.5 ATM हो गया होगा और इसका कितना हो गया होगा, 3 ATM हो गया होगा। तो ध्यान से देखो, इधर कितना हुआ 0.5 और इधर कितना हुआ बताओ 1 ATM। तो ज्यादा डिक्रीज कहां हो गया बताओ, इसमें ज्यादा डिक्रीज हो गया यहां से यहां तक, यानी कि वेपर प्रेशर RLVP किसका ज्यादा हो गया, 2 मोल्स जब हमने ग्लूकोज में मिलाया तब 2 मोल मिलाया ना, तो 2 मोल मिलाने से सरफेस ज्यादा ऑक्यूपाई हुआ, वेपर में कम गए मॉलिक्यूल सॉल्वेंट्स के, वेपर प्रेशर के ज्यादा कम हो गया, बस में तो ज्यादा डिक्रीज हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे क्या करे, डिपेंड करे। 1 मोलैलिटी का क्या था RLVP कम है और 2 मोलैलिटी का RLVP क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब अगर मैं 3 कर दूं, 3 मोलैलिटी कर दूं तो RLVP और बढ़ जाएगा, अगर मैं 4m कर दूं तो और बढ़ जाएगा। तो ये नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है ना, इसीलिए RLVP कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। शायद इस एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो इसका RLVP किसका ज्यादा, तो RLVP 2m वाले सॉल्यूशन का ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, 1m वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल करते हैं एक इन फॉर्मूलों पे। तो ये आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, है ना। पूरा डिकोड करते हैं जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है उसके रिस्पेक्ट में। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, है ना, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर एट सर्टेन टेम्परेचर इज कितना है, 0.850 बार है। बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। तो प्योर बेंजीन है, उसका वेपर प्रेशर आपको दे रखा है, यानी कि P01 आपको दे रखा है कितना, 0.850 बार, सही है। इसका मतलब प्योर बेंजीन आपका सॉल्वेंट है ना, उसी का वेपर प्रेशर है क्योंकि वही आपका वॉलेटाइल है। अब देखो नॉन वॉलेटाइल लिखा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, सॉलिड लिखा है ना। तो मैंने बताया था ना कि इसमें हम किसको ऐड करेंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना, जो टूटेगा नहीं। उसका वेट कितना दे रखा है, 0.5 ग्राम, यानी कि W2 दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है आपको कितना, 0.5 ग्राम, ठीक है। उसको हमने ऐड किया, सॉल्यूट को ऐड किया किसमें, बेंजीन में। तो बेंजीन का मास कितना दे रखा है, 39, और उसका मोलर मास दे रखा है, यानी कि M1 दे रखा है आपको कितना, 78 ग्राम पर मोल, और 39 ग्राम है, ठीक है। ये आपको डेटा गिवन है। तो जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया बेंजीन में, तो उसका वेपर प्रेशर जो हो गया सॉल्यूशन का, वो कितना हो गया, 0.845 बार। प्रेशर कम हो गया ना, तो ये हो गया कितना कम हो गया बताओ,
पहले कम नहीं, पहले कितना हो गया 0.845 बार। ऑब्वियस सी बात इससे कम ही होगा क्योंकि हमने सॉल्यूट को ऐड किया है, तो वेपर प्रेशर तो कम होना ही है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सॉल्यूट। तो आपको मोलर मास निकालना है कितना उस सॉल्यूट का होगा। ठीक है, तो आपको साफ पता चल रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, दिख गया है ना। ओके, तो क्योंकि सॉल्यूट बहुत ही कम है और सॉल्वेंट बहुत ही ज्यादा है, 0.5 ही है बस, और सॉल्वेंट क्या है 39 है, तो ऑब्वियस सी बात है रेशियो बहुत ज्यादा है इसका। ठीक है, तो क्लियर। तो बताओ RLVP का फॉर्मूला यही कर देते हैं इसको, है ना। तो P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। ये कितना है बताओ, 0.850 माइनस 0.845। P1 की वैल्यू प्योर कितना है बताओ, 0. बोलो 850 इज इक्वल टू W2 कितना है, तो लिख दिया। अब W2 बताओ कितना है 0.5। M1 मोलर मास कितना दे रखा है 78 अपॉन M2 निकालना है इनटू W1 कितना दे रखा है 39 दे रखा है। ठीक है 39, तो ये तो टूजा में कट जाएगा है ना, फिर M2 यहाँ आएगा और इसको फिर इसको भेजोगे। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन आप लोग करोगे, तो मैं बस आंसर बताता हूँ, इसको कैलकुलेट करोगे तो 170 ग्राम पर मोल आएगा मोलर मास। ठीक है, तो ये आप लोग निकाल लेना। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये वाला। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, ऐसे ही अब जैसे लेट सपोज इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, अगर मैं आपसे पूछा लोबरिंग प्रेशर निकालो तो क्या होता, बहुत सही, डेल्टा P इज इक्वल टू क्या बताया था लोबरिंग प्रेशर P01 माइनस P1, तो कितना हो जाएगा बताओ 0.850 माइनस 0.845। यहां पर आप लोबरिंग प्रेशर निकाल लोगे, जो भी आएगा वो बार में आ जाएगा है ना चेंज। अगर आपको यहाँ पर RLVP कहता निकालने के लिए तो बहुत सिंपल था, डेल्टा P अपॉन P0 1 करते, यानी कि कितना 0.850 माइनस 0.485 अपॉन P01 की वैल्यू कितनी है बताओ 0.0850। सॉल्व करते RLVP आ जाता, लोबरिंग प्रेशर आ जाता, कितना आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो आप इन तरीकों से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम आखिरी न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि बहुत पूछा गया एनसीईआरटी में और बोर्ड्स वगैरह में, मैं बार बार उस पर फोकस कर रहा हूँ ताकि आप इस न्यूमेरिकल को जरूर करें जो मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, हालांकि बोर्ड में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि मुझे क्या निकालना है W2, एकदम इमेज क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, जिसका मोलर मास दे रखा है क्वेश्चन में कितना 40 ग्राम पर मोल दे रखा है। ठीक है, जो कि डिसॉल्व किया है 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, तो यानी कि W1 दे रखा है 114 ग्राम, और यानी कि मैं M1 निकाल सकता हूं मोलर मास, है ना। तो ऑक्टेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ऑर्गेनिक बोर्ड वाला उम्मीद करता है कि आप ऑर्गेनिक पढ़ के गए होंगे, है ना। तो कार्बन बताओ ऑक्टेन में कितना 8 दूनी 16 और 2 18, समझ चुके होगे आप मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो मोलर मास निकाल लो M1 कितना 12 होता है कार्बन का, कितने हैं 8 प्लस 18 इंटू 1, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 कितना 8 दूनी 16 और 8 1 9, है ना। तो 12 8 96 भी होता है, जिसको नहीं आता वो समझे। और ये कितना हो जाएगा 8 6 14, 9 1 10 और 1 11, 114 ग्राम पर मोल, यानी कि 114 ग्राम है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा समझो इंग्लिश क्या कहनी चाहिए एनसीईआरटी की। हमने इसको इसमें ऐड किया 114 ग्राम में, है ना, और प्रेशर रिड्यूस होके कितना रह गया 80% रह गया, है ना। 80% नहीं हो गया, 80% मतलब हो गया कह रहा हूं 80% हो गया, रह गया मतलब, है ना, यानी कि 20% रिड्यूस हुआ है। कितने परसेंट रिड्यूस हुआ है 20, वेरी गुड। तो अगर मैं इनिशियल मान लूं P01 ही मान लूं, तो जो P1 प्रेशर होगा वो P0 का यानी कि ओरिजिनल वैल्यू का 80% रह गया है ना। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं मालूम है ना, सिंपल सा, ओरिजिनल वैल्यू ये है, कितना परसेंट रह गया है 80% रह गया, तो 80 अपॉन 100, बात समझ में आ गई क्या, 0 से 0 गया,
तो कितना बचा बताओ, P1 इज इक्वल टू P0 8 P0 अपॉन 10, इतना ही मान के चलते हैं। क्या बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन में सोचने वाली लॉजिक वाली बात ये कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो मैंने बताया था ये दोनों डिल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, बट ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो किसके लिए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए। तो आप खुद देखो कि 20% अगर किसी का प्रेशर रिड्यूस हो गया है तो अच्छा खासा अमाउंट में हमने सॉल्यूट उसमें क्या किया होगा, ऐड किया होगा। इसीलिए अब इस बार हम लोग यहाँ पर N1 ग्रेटर देन N2 नहीं मान सकते हैं, आपको पूरे प्रॉपर फॉर्मूले से चलना पड़ेगा और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं इस तरीके से बताता हूँ, ये समझ में आ गया। P01 क्या हो गया, ओरिजिनल वैल्यू, उसका 80% रह गया। तो जैसे कि मान लो आपके पास 100 रुपए थे, अब आप पे 80% ही है 100 का, तो कैसे निकालते हैं बताओ, 100 इंटू 80 अपॉन 100, यानी कि 100 से 100 कट गया तो बचा कितना, 80। सेम कुछ उसी टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, समझेंगे। तो फॉर्मूला यही वाला यूज होगा, तो P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। सही है, P01 की वैल्यू बताओ, बहुत सही, कितनी, P01 ही है, माइनस ये कितनी है, 8 P0 अपॉन 10। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू P01 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। देखो N1 कैसे निकालते हैं बताओ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है, 114, और मोलर मास भी कितना निकाला हमने, 114, निकाल लिया, ये कट गया। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मोल, यहां पुट कर दो 1 प्लस N2। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई? तो अब इसको यहां सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, एलसीएम लेके क्या बचेगा बताओ, P0 10 P0 1 माइनस 8 P0 1 अपॉन 10 P0 1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन 1 प्लस N2। सही है, अब ये कितना हो जाएगा बताओ, 10 में से 2 गए, 2 P0 1 अपॉन 10 P0 1, और यहाँ पर कितना बचा था हमारा, N2 अपॉन 1 प्लस N2। सही है, P0 से P0 गया, ये कितना हो गया 5। ठीक है, अब उधर चला गया तो 1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 5 N2। सही है, अब ये कितना बचा, 4 N2 बचा, तो 1 इज इक्वल्स टू 4 N2, तो 1 इज इक्वल्स टू 4 N2। 4 ये क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है बताओ, बोलो बोलो, वही तो निकालना है। मोलर मास कितना है, 40 दे रखा है ना क्वेश्चन में, 40 यहाँ पर गिवन, पुट किया, तो ये कितना हो जाएगा 1010, तो W2 कितना आ गया आपका 10 ग्राम। ठीक है, यानी कि अगर मैं 10 ग्राम सॉल्यूट वो ऐड कर देता हूं कितने में, 114 ग्राम में, तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 20% रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज हमारी खत्म हुई। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के साथ।